हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है जेएआईबी एमसीक्यू सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जेएआईबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सो हम पीवाईक्यू 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 4 को कवर करेंगे और यहां पर आप पीपीबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, उनका सोल्यूशन देख सकते हैं, डिस्कशन देख सकते हैं। सो जेएआईबी CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, या क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 37, 35 या 36 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कस्टमर फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट थ्रू द बैंकिंग अम्बुड्समैन। अगर आप बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं तो आपको क्या कॉस्ट पे करनी होगी कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए। अ फिक्स फीस ऑफ $10, अ वेरिएबल फीस बेस्ड ऑन द कंप्लेंट अमाउंट, नो फीस, अ परसेंटेज ऑफ द डिस्प्यूट अमाउंट। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आप बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करते हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, नो फीस। सो देयर इज नो कॉस्ट टू द कस्टमर फॉर फाइलिंग और रिजॉल्विंग a complaint through a banking ombudsman. The banking ombudsman scheme 2006 is a free and quick way for customer to resolve complaints about the banking services. ठीक है, सो अगर आपको एनी डिफिशियंसी फाउंड होती है बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में तो आप ombudsman के पास जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ ग्रीन डिपॉजिट? ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है? अ डिपॉजिट मेड बाय इन्वेस्टर हु प्रायोरिटाइज हाई रिटर्न ओवर इन्वायरमेंटल कंसर्न। शुद्ध गलत ऑप्शन है। अ डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज ईयर मार्क्ड टू फंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हो सकता है। अ डिपॉजिट अकाउंट दैट ऑफर टैक्स बेनिफिट एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन। अ टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट दैट ओनली इन्वेस्ट इन द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका बी सबसे शुद्ध आंसर है। एक ऐसा डिपॉजिट किसी भी वित्तीय संस्थान में जो अनमार्क ईयर मार्क करता है टू फंड को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में। कहने का मतलब क्या है कि कोई कस्टमर आया, उसने अपना पैसा किसी बैंक में जमा किया, बैंक में क्या किया, पैसे को डिपॉजिट कर दिया। ठीक, अब ये बैंक इस पैसे का यूज कर रहा है इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में। ठीक, ये पैसा आया, यहां पे यूज हुआ, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन डिपॉजिट। क्या कहते हैं? ग्रीन डिपॉजिट कहते हैं। So, our Reserve Bank of India has announced a new framework to offer green deposit to the customer, aiming and developing a green finance ecosystem in India. ठीक है, भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया फ्रेमवर्क जारी किया। सो द फ्रेमवर्क विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2023। A green deposit refers to an interest-bearing deposit received by regulated entities for fixed period with the proceeds earmarked for allocation towards green finance। ठीक है, फिर आता है यूएसएसडी। व्हाट इज द कॉमन यूएसएसडी कोड? *99#*99#. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर ऑल टेलकोस फॉर मोबाइल बैंकिंग यूजिंग यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा *99# कोड। यानी ऐसे जो कस्टमर हैं जिनके पास फीचर फोन है ना, बटन वाला फोन है जिनके पास, है ना, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, उनके लिए यूएसएसडी इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में। और इसके तहत उनको क्या करना होगा? *99# का यूज करके वो यूपीआई मोड में जाकर अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ये कोड दिया गया, इसके थ्रू वो सीधे कनेक्ट कर देगा बैंकिंग सेवाओं से। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन बैंकर्स लीन? बैंकर्स लीन को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है? तो इट इज अ राइट ऑफ द बैंक टू रिटेन पोजीशन ऑन गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेब्ट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज द राइट ऑफ द डेटर, गलत है।
टर्न लोन गलत है, इट इज द बैंकर्स ऑब्लिगेशन टू रिटर्न गुड्स गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है। लीन क्या है? एक प्रकार का बैंकर्स का राइट होता है। जैसे किसी बोरोवर ने बैंक से पैसा लिया है और वो बैंक का डेप्ट रीपेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक के पास अधिकार है सेक्शन 171 के तहत वो लीन, जर्नल लीन का प्रयोग कर सकता है और ग्राहक के गुड्स एंड सिक्योरिटीज को अपने पोजीशन में ले लेगा। ये तब तक पोजीशन में रखेगा जब तक उनका जो डेप्ट है वो रीपेड नहीं कर देता डेटर। अगर इसके बाद भी डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास राइट है कि उसको सेल कर दे। ठीक है दोस्तों। और तो यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, लीन इज द राइट ऑफ द बैंकर टू रिटेन possession of the goods and securities owned by the debtor until the debt due from the latter is paid. The banker's lien is an implied pledge. So a banker acquire the right to sell the goods which comes into the possession in the ordinary course of banking business in case the debt is not paid. Section 171 of Indian Contract Act gives the bankers an absolute right to of the journal lien on all goods and services received by the banker. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन ऑफ चैटबॉट एज डिस्क्राइब। चैटबॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या एप्लीकेशंस इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला क्या है? चैटबॉट सिमुलेट ह्यूमन स्पीच। बिल्कुल सही। चैटबॉट पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ह्यूमन बात कर रहा है, कन्वर्सेशन जो भी होगा वो ह्यूमन जैसा लगेगा। क्रिएटिंग चैटबॉट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। Chatbot use artificial intelligence, voice recognition, and natural language process. Virtual assistants like Siri, Cortana are example of chatbots. तो मेरे हिसाब से तो फिर यही आपका भी क्रिएटिंग चैटबॉट रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो चैटबॉट आर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट मिमिक written or spoken human speech for purpose of simulating a conversation and interaction with the real people. A chatbot can be deployed for customer service as a standalone application or on a website. Some examples of virtual assistants such as Google Now, Apple Siri, Microsoft Cortana. ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है। डायमंड डॉलर अकाउंट भारत के जो ऐसे व्यापारी जो रफ डायमंड मंगाते हैं और उसको पॉलिश करके बाहर भेजते हैं जैसे अमेरिका वगैरह में, तो उनके लिए डायमंड डॉलर अकाउंट जारी किया गया है जिससे वो पेमेंट लेते हैं। ये एक इंटरेस्ट मतलब नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट होता है। So DDA account can only be opened by the firm or companies that meet the foreign trade policy eligibility criteria of the government of India. DDA account allow the realization of export proceeds and sale in USD, बिल्कुल सही है, including pre-post shipment finance. DDA account permit interest earning on the fund maintained in them. तो DDA account कह रहे हैं कि इंटरेस्ट को क्या करता है? परमिट करता है, इंटरेस्ट अर्निंग। और मैंने क्या कहा था अभी कि ये नॉन इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट होता है, एज अ करंट अकाउंट ट्रीट किया जाता है। पेमेंट फॉर परचेस रफ कट एंड पॉलिश डायमंड्स कैन मेड फ्रॉम डीडी अकाउंट एंड फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू अ रुपी अकाउंट। ठीक है दोस्तों। सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम पूरी बात कर लें। डायमंड डॉलर अकाउंट 2024 में मई में पूछा गया था, तो ध्यान से सुनिएगा। A diamond dollar account is a specific type of foreign currency account. ये एक specific type का क्या है? foreign currency account होता है जो कि मेंटेन किया जाता है डॉलर में। So what is use that is used by the companies and firm involved in import export of diamond and related items. ठीक है। सो अब कंडीशन समझिएगा, बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन बना डीडीए से तो इसके बाहर नहीं जाएगा। हैविंग अ एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ एंड अबव, तो ऐसी कंपनी को ही डायमंड डॉलर अकाउंट दिया जाएगा जिनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ या उससे ऊपर है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंस ईयर, 3 लाइसेंस ईयर में। ठीक है। सो आर परमिटेड टू ट्रांजेक्ट देयर बिजनेस थ्रू डायमंड डॉलर अकाउंट। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रफ कट पॉलिश्ड diamond can be made, fund can be transferred to rupee account. The account should be a non-interest bearing current account.
they may be allowed to open not more than 5 डायमंड डॉलर अकाउंट, 5 मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट अपने बैंक के साथ खोल सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। चलिए उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा JAIB क्रैश कोर्स आप सभी के लिए चल रहा है और ये लास्ट में बिल्कुल आया है, जिससे कि आप अपनी क्लासेस को रिवाइज करते जाएं, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते जाएं और एग्जाम के पहले आपका कोर्स खत्म हो और आप फुली प्रिपेयर्ड होके पहुंचे। तो ऐसी मतलब कंटेंट को अगर आप जल्दी जल्दी कवर करना चाहते हैं और अपने रिवीजन को परफॉर्म करना चाहते हैं, या आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की बट अब आप चाहते हैं कि कॉन्क्लूड डेटा हमें मिले जहां से हम प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए हमारा JAIB क्रैश कोर्स बैच आपके लिए है। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है और इस समय आप लीस्ट प्राइस पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं दिवाली ऑफर के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट इज करेक्ट। EEFC अकाउंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो जो इंडिया के लोग होते हैं, कहाँ के, इंडिया के जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये अकाउंट दिया जाता है EEFC अकाउंट, और ये भी एक प्रकार का करंट अकाउंट है, यानी जो भी एक्सपोर्ट करेंगे तो जो भी फॉरेन करेंसी होगी वो इस अकाउंट में आएगी। So EEFC account can be credited with 100% of foreign exchange earnings such as inward remittance, professional fees, counter trade payment। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Pay fund in EEFC account can be used to pay custom duty as per the export policy. Withdrawals in rupee from the EEFC account can be recredited to the account if unused। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर एक बार इसमें जो भी पैसा डॉलर में है या फॉरेन करेंसी में, और अगर आपने इसको एक भी बार रुपए में क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो आप दोबारा इसको डिपॉजिट नहीं कर सकते किसमें, EEFC अकाउंट में, कि आप फॉरेन करेंसी में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, EEFC अकाउंट आर नॉट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट दीज बैलेंसेस। ठीक है, तो अब आपका ये 43 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक, तो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से, 100% जो भी आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की है, जो भी पैसा आपके पास आया है, किस वजह से, आपने कोई ट्रेड किया है, क्या किया, ट्रेड किया है, आपने कोई ट्रेड किया है ना, या प्रोफेशनल फीस आपको मिल रही है, तो आपका वो पैसा EEFC अकाउंट में 100% फॉरेन करेंसी में आ सकता है। पेमेंट रिसीव फॉर पर्पज ऑफ काउंटर ट्रेड, एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड टावर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, विड्रॉल इन रुपी इज परमिटेड बट द अमाउंट कैन नॉट बी रिक्रेडिटेड। ठीक है, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे इसमें डॉलर है, आप इसको रुपए में निकाल लो, तो निकाल तो सकते हो, बट अगर आप सोचो दोबारा डॉलर में हम मेंटेन कर दें तो नॉट पॉसिबल। ठीक, यही स्टेटमेंट गलत है। द अकाउंट विल बी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अरे करंट अकाउंट है ना, व्यापार कर रहे हैं। द क्लेम सेटल्ड इन रूपी बाय ECGC इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट बी क्रेडिटेड। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 44। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद 15% और मोर इंटरेस्ट और इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ट्रस्ट। ठीक है, तो अब आपको बताया गया है कि अगर हम किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात करते हैं, किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद 15% और मोर इंटरेस्ट और इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ट्रस्ट। तो ऑडिटर 15% से ज्यादा का कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऑडिटर आर एक्सटर्नल पार्टीज हु वेरीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड compliances but do not hold an interest or exercise control over the trust. So author is usually considered as a primary party with significant interest and control of the trust. Trustee manage the trust, thus hold an important position, potentially having effective control, especially if they have significant interest. Beneficiary with a 15% और मोर इंटरेस्ट आर की स्टेक होल्डर इन द ट्रस्ट। तो यहां पे पूछा गया है कि नॉट टिपिकली, तो यहां पे ऑडिटर का कोई भी
इस पे कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, नाउ फिर क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और फीचर ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो प्रोमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर। ठीक है, ensuring universal social mobilization particularly through self-help group offering revolving fund and investment support for credit need focusing primary on urban poor households। देखो NRLM पूछा गया है, NULM की क्वालिटी बताई गई है, तो डी आपका नॉट करेक्ट होगा, बकाया पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। तो जब हम NRLM की बात करते हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की, तो इसका मुख्य टारगेट है क्या? नाम भी छुपा है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो ग्रामीण लोगों की जीवन यापन के लिए बनाया गया मिशन। तो रूरल पुअर हाउसहोल्ड, जो गरीब घर हैं, नॉट अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स, एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DA बाई NRLM इज टू प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन। मेन उद्देश्य क्या? गरीबी को कम करना। स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टैब्लिश करना और अलाइंग देम टू एक्सेस नेसेसरी फाइनेंशियल एंड लिवलीहुड सर्विसेज। सो यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन स्कीम के तहत एम होता है एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम द रूरल पुअर हाउसहोल्ड टिपिकली थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क से जोड़ा जाए, हर परिवार से एक सदस्य को। रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिससे वो अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए और इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स को भी पूरा कर पाए, थस द फॉस्टर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। For how long a patent generally valid, granting exclusively right to the patent owner। पेटेंट ओनर को पेटेंट का राइट 20 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, 20 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, पेटेंट जनरली प्रोवाइड एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, अलाउइंग द पेटेंट होल्डर टू प्रिवेंट थर्ड पार्टी फ्रॉम यूजिंग द पेटेंटेड इन्वेंशंस थ्रू ऑथोराइज ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन डस अ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन डस अ नॉन रेजिडेंट NRE अकाउंट को कब जरूरत होती है रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करने की? पहला ऑप्शन है व्हेन द अकाउंट होल्डर चेंज देयर बुक, जब अकाउंट होल्डर अपनी बुक्स को क्या करता है? चेंज करता है। व्हेन द अकाउंट होल्डर बिकम अ रेजिडेंट, बस सिंपल है, जब भी अकाउंट होल्डर अगर रेजिडेंट बन जाता है तो फिर इसको किस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? रेजिडेंट अकाउंट में। तो एज पर द रूल NRE अकाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ रेजिडेंट अकाउंट इफ द अकाउंट होल्डर्स स्टेटस चेंज टू द रेजिडेंट ऑफ इंडियन। तो दिस change is based on the individual's residential status under the foreign exchange management। फिर आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, क्या कहता है? which of the following statement is true about the Uday Kotak committee in context of the corporate governance and business ethics। so the Uday Kotak committee was set up by the SEBI in 1992 to regulate business ethics in India। Uday Kotak committee established by SEBI introduced various recommendations for improving corporate governance practice in India। Uday Kotak committee was responsible for drafting clause 49 of the SEBI listing agreement in 2005, and the Uday Kotak committee focused on creating a first set of guidelines for environmental protection business principle। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है कि जो उदय कोटक कमिटी की स्थापना सेबी ने की थी, किसके लिए? वेरियस रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो उदय कोटक कमिटी इस कमिटी स्टैब्लिश्ड बाय द सेबी, ठीक, और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया, ना कि 1992 में। चेयर्ड बाय उदय कोटक टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। तो कमिटी ने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं, डिटेल इन कोटक कमिटी रिपोर्ट एम टू एनहांस इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड इंप्रूव कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास क्लियर समझ में आई होगी और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और 4 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हैप्पी दिवाली ऑफर पर आप सभी के लिए फेस्टिव ऑफर
दिया गया है। और इसमें आप दिवाली स्पेशल ऑफर के तहत 60% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं महापैक और लाइव बैचेस पर। और ये ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत महापैक 6 महीने का 2499, 12 मंथ का महापैक 3599 और 24 मंथ महापैक 5599 में उपलब्ध है। तो JAIB महापैक की बात करें तो 15 प्लस बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24x7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ JAIB क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज आपको लिस्ट प्राइस में ऑफर किया जा रहा है, 1499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। समर्थ RBI बैच भी आपके लिए उपलब्ध है लिस्ट प्राइस में। और बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स जहां पर आपको मिलता है एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, questions with case study after every unit in all subjects and माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन के लिए आपको ऐसा सिलेबस तैयार किया गया। तो आप Amazon फ्लिपकार्ट से 1224 रुपए में इन बेस्ट किताब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे PYQ क्लास नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।